Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, इसके पहले मैंने शिक्षण वीडियो का मॉडल पेपर नंबर 11 अपलोड किया है दोनों लेवल के लिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PN लोधा से आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 8 है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। ये जो वीडियो है ये रीड भर्ती के लिए या सीटेट भर्ती के लिए या अन्य कोई शिक्षक भर्ती जिसमें साइकोलॉजी आती है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत व संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है ना, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 32। तो मित्रों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है ये शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। इस 21A को 21 के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में और इनमें से सभी। तो जो उपलब्धि परीक्षण है इसका मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग आप उपचारात्मक शिक्षण में नहीं कर सकते, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में तो निदानात्मक का प्रयोग होता है। तो फिर इस प्रकार से आपका प्रथम विकल्प सही है, छात्रों के मूल्यांकन में आप उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हो साथियों, ठीक है। उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग किस में कर सकते हो आप? छात्रों का जो मूल्यांकन करते हैं उसमें। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला विकल्प है, देखिए निर्माणात्मक, पहले आप विकल्प को देखिए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो साथियों, 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है, योगात्मक और निर्माणात्मक। ये जो निर्माणात्मक है इसी को कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक में कौशलों से संबंधित चीज़ों पर गौर किया जाता है, इसलिए आपका इसमें समझ का पता लगाना नहीं होगा। समझ का पता लगाना तो उपलब्धि में आ जाएगा साथियों। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, तो अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता तो मूल्यांकन में लगेगा, मापन में। इसमें उद्देश्य इसमें नहीं आएंगे, निर्माणात्मक में नहीं आएंगे। ग्रेड्स प्रदान करना आपके योगात्मक में आ जाएगा। तो राइट आंसर रहे प्रगति पर गौर करना कि बच्चे कितना सीखे हैं, कितनी प्रगति उन्होंने की है, और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, जहाँ जहाँ कमी रही है वहाँ वहाँ पर उन कमियों को दूर किया जाए। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना। जो क्रियात्मक शोध या अनुसंधान है इसके समस्या के संदर्भ में, समस्या के समाधान के संदर्भ में जो गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, इससे श्रम की बचत होगी, सार्थक प्रयास होगा और समय एवं धन की बचत होगी। तो साथियों देखिए, गोष्ठी और संगोष्ठियों का जो आयोजन किया जाता है वो एक सार्थक प्रयास साबित हो सकता है साथियों, क्योंकि इसके माध्यम से अलग अलग जो व्यक्ति है अलग अलग विचार प्रकट करेंगे, तो फिर समस्या का समाधान भी आसानी से निकलेगा। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है सहयोग का, बंधन का, स्वच्छंदता का और स्वतंत्रता का। जो योजना विधि है उसमें बंधन का वातावरण तो मिलेगा नहीं, लेकिन साथ ही उसमें स्वतंत्रता का भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें सहयोग का वातावरण मिलता है। सहयोग की भावना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं कर दिया जाता है, योजना के अनुसार क्या किया जाएगा, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहेगा। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता नहीं होगा इसमें। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 5 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो मित्रों एनसीएफ 2005 कहता है कि जो गणित शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक को केंद्रित मान करके ही शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अर्थात जिस भी शिक्षण विधि का आप प्रयोग कर रहे हो उसमें बालक सक्रिय होना चाहिए, तभी बाल केंद्रित वो रहेगा साथियों। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। तो देखिए कार्यवाहक की अगर बात करें तो कार्यवाहक माना जाता है शिक्षक को। किसको? शिक्षक को, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर। किस चर के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र चर। शिक्षार्थी को कार्यवाहक नहीं माना जाएगा, ये आश्रित चर के अंतर्गत आएगा साथियों। जो छात्र है वो आश्रित में आएगा और जो पाठ्यक्रम है ये मध्यस्थ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्यवाहक शिक्षक को माना गया है। प्रश्न 7 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, और अगर किसी को लगता है कि 7वें में तीसरा विकल्प सही है तो आपको गलत लगता है, गलत पढ़ रखा है आपने मित्रों। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। एक कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना और प्रश्न पूछना। तो अगर कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखनी है, अब आप सोच रहे होगे कहानी कहना तो अभी उच्च स्तर के वाला क्या उनको आप कहानी कहकर रुचि बना के रखोगे क्या? नहीं साथियों, बल्कि उनसे अगर आप प्रश्न पूछते रहोगे तो उनकी रुचि बनी रहेगी। क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो छात्रों को भी ऐसा लगेगा हाँ हमारे जो अध्यापक जी हैं वो बीच बीच में हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो हर चीज़ को अच्छी तरह से सुनेंगे ताकि प्रश्न का अच्छी तरह से जवाब दे सके साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, कुसमायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक, मानसिक एवं व्यावहारिक, व्यावहारिक एवं शारीरिक और व्यावहारिक एवं शारीरिक। ये दोनों एक जैसे सामाजिक, व्यावहारिक एवं सामाजिक। तो देखिए जो कुसमायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं, एक तो होता है आपके मानसिक और एक होता है आपके व्यावहारिक। देखिए सामाजिक नहीं होता है साथियों, शारीरिक भी नहीं होता है, इसलिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प गलत है, मानसिक और व्यावहारिक होता है। विकल्प नंबर 2 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का और विस्थापन का। तो देखिए बच्चे जैसा व्यवहार करना, बच्चे जैसा व्यवहार करना का मतलब है प्रतिगमन का। पूर्व की अवस्था में लौट जाना, क्या होता है? पूर्व की अवस्था में लौट जाना ही प्रतिगमन कहलाता है साथियों। जबकि जो प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण में आरोप लगाया जाता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। जबकि जो विस्थापन है इसमें जो अपना आक्रामकता है वो दूसरे के ऊपर निकाल दी जाती है। युक्तिकरण में युक्ति या जुगाड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 10वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, टर्मन की, वुडरो की और रोस की। साथियों बुद्धि का जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो उपरोक्त परिभाषा आपको अच्छी तरह से लिखाई थी, बताई थी कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, ये कथन टर्मन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर बल देता है, किस पर? शिक्षार्थियों से अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है साथियों, इसमें इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार बताए हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे सामाजिक बुद्धि बताई है, प्रकृतिवादी बुद्धि बताई है, अमूर्त बुद्धि बताई। इस प्रकार कई सारे बुद्धियों के उन्होंने प्रकार दिए हैं साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही है, संगीतज्ञ बुद्धि बताई है, बहुत सारी है ये ना। प्रश्न 12 में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि
इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है और यह परीक्षण कार्यक्रम को आदिम प्रभावी बनाता है। देखिए, जो संपूर्ण उपागम है इसकी संस्तुति क्यों की जाती है शिक्षण में, तो साथियों इसका राइट आंसर है यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सार्थक मतलब जिसका वास्तव में कोई अर्थ निकले, ऐसे दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं संपूर्ण उपागम में। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? विकल्पों को देखिएगा। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। साथियों, जो मानसिक मंदता है उसमें 25 से 70 IQ होती है। बिल्कुल धीमी गति से ये सीखते हैं, दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने में इनके मुश्किल आती है, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई आती है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये गलत है साथियों। ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये जैसे मित्र बनाना, दया, प्रेम, ऐसी चीज़ें तो इनके अंदर भी होती है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 14 में। प्रश्न नंबर 15, आलपोर्ट ने शीलगुण के कई प्रकार बताए, निम्न में से कौन सा आलपोर्ट के द्वारा बतलाए गए श्रेणी में नहीं आता है? कार्डिनल शीलगुण, केंद्रीय शीलगुण, गौण शीलगुण और क्षमता शीलगुण। साथियों देखिए, जो आलपोर्ट है इनके द्वारा शीलगुणों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो था सामान्य शीलगुण और एक था व्यक्तिगत शीलगुण। देखिए, जो व्यक्तिगत शीलगुण हैं इसके 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। पहला प्रकार था कार्डिनल, दूसरा था केंद्रीय और तीसरा था गौण शीलगुण। तो ये तीनों तो इसने बताए हैं, लेकिन क्षमता शीलगुण इन्होंने नहीं बताया है। विकल्प 4 सही है साथियों। देखिए, जो कार्डिनल शीलगुण है, अगर इसके बारे में हम थोड़ी बात करें तो व्यक्ति में ये शीलगुण किसी किसी में होता है, 1% से भी कम लोगों में ये पाया जाता है, 1% से भी कम लोगों में ये शीलगुण इतना प्रभावी होता है साथियों कि व्यक्ति को ये विश्व प्रसिद्ध बना देता है। जैसे गांधी जी में अहिंसा का शीलगुण था। हिटलर में तानाशाही का शीलगुण, राजा हरिश्चंद्र में सत्यवादिता का शीलगुण। तो जो विश्व प्रसिद्ध बना दे वो तो होते हैं कार्डिनल। एक होते हैं केंद्रीय शीलगुण, इनकी संख्या होती है साथियों 5 से 10 के लगभग। कितनी होती है? 5 से 10। ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये उससे थोड़े कम महत्वपूर्ण है। संख्या इनकी होती है 5 से 10। और जो केंद्रीय शीलगुण होते हैं साथियों, जैसे इनसे ही व्यक्तित्व इसी के अंदर होता है, क्योंकि ये तो किसी किसी में ही पाए जाते हैं, सभी में लगभग ये कोई ना कोई केंद्रीय शीलगुण जरूर पाया जाता है। जैसे आत्मविश्वास है, जैसे आशावादिता है, जैसे ईमानदारी है, जैसे सत्य बोलना है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो विश्व प्रसिद्ध कर दे तो वो कार्डिनल में चला जाएगा। एक होता है गौण शीलगुण, जो गौणवत्तीय शीलगुण होते हैं साथियों, ये व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में ज़्यादा झलकते हैं और ये सबसे कम महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे विशेष प्रकार की कोई हेयर स्टाइल रखता है, विशेष प्रकार के कोई कपड़े पहनता है, जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम कहेंगे गौण शीलगुण। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण निम्न में से किस कारक का वेध मापन करता है? चिंता, अहम शक्ति, बुद्धि और बहिर्मुखता अंतर्मुखता। तो रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण अंतर्मुखता बहिर्मुखता का तो करेगा नहीं, हेंस आइंजैक ने बताया। ये तो बुद्धि का तो ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो व्यक्तित्व का है। अहम शक्ति का नहीं, बल्कि ये चिंता का मुख्य रूप से मापन करता है। रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण की व्यक्ति के अंदर क्या चिंता चल रही है साथियों। विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो मित्रों 17वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का और जन्मजात। देखिए, जन्मजात भी होता है, वातावरण भी होता है, आवश्यकता भी होता है, लेकिन भौतिक संरचना का जो प्रभाव है वो अभिप्रेरणा पर नहीं पड़ेगा साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा। देखिए, कोहलबर्ग ने जो बताया है सही और गलत के प्रश्न के बारे में
निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया। तो कि भाई ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, तो इसको नैतिक तर्कना नाम दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया रॉबर्ट गे ने, टोलमैन, वॉटसन और बंडूरा। तो साथियों अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो। टोलमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा? टोलमैन के द्वारा साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 19 में। अब आपके एक क्वेश्चन और बचा है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों, तो आप हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप अगर रेगुलर इस चैनल की वीडियो को देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, जो घंटी वाला बटन है सब्सक्राइब के साइड में, इसको दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप दबा लेते हो तो आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 20 है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया और बोलना शुरू। तो साथियों जब बालक 4 से 8 माह का हो जाता है तो संज्ञानात्मक विकास होता है आंख और हाथ का संबंधन, आंख का और हाथ का। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 20 में। कैसे लगे प्रश्न जरूर बताएं। अगर डाउट हो, आपको लगता है कि यार ये प्रश्न थोड़ा इसमें ये होना चाहिए था, तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जो नए टॉपिक रीट में जुड़े हैं उन टॉपिक्स को आज से ही मैं लेकर आपके लिए आ रहा हूँ साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।